To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. छठे भाव को जब हम पढ़ते हैं तो जो टेक्स्ट हमें पढ़ना मिलेगा या इसकी जो क्लासिफिकेशन में या इसकी जो डेफिनेशन आएगी उसमें आता है ये ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। ऋण का, रोग का, शत्रु का भाव है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि भय बिन होत न प्रीत। जब तक डराओगे नहीं तब तक आदमी संभलता नहीं है, तो इसलिए उसको कुछ भय भी दिखाना पड़ता है कि यहां पे ये गड़बड़ होती है। दूसरा कारण ये भी है कि आपको इन पक्ष का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे ये जो है ये बड़े कारण है जिस ट्रैप में आदमी फंसता है। छठा भाव देखिए, कुंडली में कितने भाव हैं? 12 12 है। तो 6 भाव अपने आप में आपकी लाइफ का आधा काम कहते हैं। अभी तक हम क्या करते आए हैं? पहला भाव मैं, दूसरा भाव मेरा परिवार, मेरे परिवार का धन, तीसरा मेरा पराक्रम, मेरे छोटे भाई बहन, 4 मेरी माँ, मेरी वाहन, मेरा घर, 5 मेरे बच्चे, मेरा इंटरेस्ट, मेरी हैप्पीनेस, मेरा लव अफेयर। छठा, भैया सब कुछ अच्छा अच्छा करते जाओगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी तो देखना, फेस करना पड़ेगा। भाई गाड़ी आपकी कितनी भी अच्छी हो, उसको चलाओगे तो जो उसके मैन्युफैक्चरर ने मैनुअल में दिया है कि 1000 के किलोमीटर या 5000 किलोमीटर बाद या 10,000 किलोमीटर बाद या 20,000 किलोमीटर बाद आपको सर्विस करानी ही पड़ेगी, खर्चा करना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी ही पड़ेगी, रिपेयर करना पड़ेगा, स्पेयर पार्ट बदलने पड़ सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऑल इज गुड अबाउट दीज 5 पार्ट्स, 5 हाउसेस। तो उसका जो खर्चा है, उसके लिए जो श्रम चाहिए, उसको करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो फजीहत मोल लेनी पड़ेगी, उसका भी तो हिसाब किताब कुंडली ही करेगी ना। समझ रहे हैं आप? इसीलिए इसको दुस्थान कहा गया है। यहां पे हम अपनी सारी अच्छी इच्छाएं, ऐसा नहीं कि यहां पे नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन क्या है, एक जो क्लासिफिकेशन है उसका कारण यह है कि ये चीजें मेरे बारे में, मैं जो चाहता हूं अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सारी बातें यहां पे आ गई। अभी तक मेरी इच्छा चल रही है, ठीक है ना। लेकिन उस इच्छा के लिए भाई, अगर धर्म भी करना है उसके लिए भी धन चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी है उसके लिए धर्म चाहिए, भंडारा करना है उसके लिए भी धन चाहिए, और आपको कुछ और भी करना है, कुछ भी करना है, किसी प्रकार का वैभव इकट्ठा करना है, तो भी आपको धन चाहिए। तो लाएंगे कहां से? ये तो परिवार का धन है, आप कहां से लाएंगे? यहां मेहनत करेंगे, यहां पे श्रम करेंगे। श्रम नहीं कर सकते या वो पर्याप्त नहीं है तो बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। दूसरों के सामने यहां तक नहीं झुकते हैं। जब तक बाप की चलती है ना, बाप के साथ होता है बच्चा, तो अकड़ के चलता है। ये बच्चा, ये बाप, यहां तक अकड़ के चल रहा है, यहां पे सारी हेकड़ी निकलने शुरू हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो व्यक्ति की अपनी है, एक तरीके से। अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए, ये जो भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। ये कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, अर्थ भाव है। ये फैमिली का अर्थ है, ये मेरे द्वारा
चलने वाला, मेरे द्वारा कमाए जाने वाला, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी पसीने की कमाई वाला अर्थ है। यहां पे पसीना नहीं बहा रहे हैं आप, लेकिन यहां पे जरूर बहा, हाँ, यहां जो आपने पसीना बहाया वो यहां जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो है, ये आपके पसीने बहाने का, मेरे और आपके सभी के पसीने बहाने वाला भाव है। यानी कि ये सेवा का भाव है, सर्विस। अब क्या है, जब हम यहां पे सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कर्म कर रहे हैं। अब थोड़ी सी फिलॉसफी को समझिए कि कर्म कौन कौन से हैं। शास्त्रीय दृष्टि से तीन मुख्य प्रकार के कर्म हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित, संचित मतलब कलेक्टेड। ये जो संचित कर्म है, ये कौन सा कर्म है, कहां से इकट्ठा हुआ? संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये संचित कर्म कौन सा संचित कर्म है? हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म माना जाता है, और अभी मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म क्यों। इट इज, पुनर्जन्म इज जस्ट एज वी आर गोइंग टू आवर ऑफिस, आवर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और द प्लेस ऑफ वर्क टू अर्न मनी, to support our family, to complete our role in this lifetime. यही है ना? तो इसको, इसी, यही जो यही हमारा पुनर्जन्म है कि हमने अपने कर्म जब तक सही तरीके से और कंप्लीट नहीं किए, हमें बार 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 इस जीवन में आना पड़ेगा। तो मेरा कल का काम भी पेंडिंग है, परसों का भी पेंडिंग है, कुछ 6 महीने पहले मैं कुछ भूल गया था वो भी पेंडिंग है। ये सब इकट्ठा होता जाता है, कंपाइल होता जाता है। और जब कंपाइल हो जाएगा तब क्या होगा? फिर एक दिन पता लगेगा, भाई वो सरकार का, गवर्नमेंट का ऑडिट होने वाला है, यू हैव टू कंप्लीट योर अकाउंट बुक्स। दिन रात लग के करना पड़ेगा। हम कंप्लीट करते हैं। ये वो छठा भाव है, जहां पे वो अकाउंट रहता है। ये संचित कर्म है हमारे। मतलब इस जन्म से पहले जितना भी हमारा पेंडिंग कर्मा है, कर्मा तो अंग्रेजी में बेकार में बोलते थे, कर्म ही शब्द है, पेंडिंग जो भी है, जो भी बचा हुआ कर्म है, अच्छा या बुरा, मोक्ष तब मिलेगा जब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों जीरो है, बराबर है। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है, यानी कि आपके सत्कर्म ज्यादा हैं, तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान अपने वचन से बाध्य है। उन्होंने कहा, जब तू कर्म करेगा तो मैं फल दूंगा। तो अगर आपने सत्कर्म किए हैं तो भगवान आपको फिर भेजेगा, जा सत्कर्म का फल भोग कर आ। सर मोक्ष के बाद क्या, दोबारा फिर जन्म नहीं होता इंसान का, या फिर क्या होता है? मोक्ष तो मुक्ति है ना, तब नहीं होगा। मनुष्य योनि में नहीं मिलेगा जन्म, इसका है कि मतलब? कुछ भी नहीं, वो नहीं, वो उसी में विलीन हो जाएगा ना जहां से आया है। वो अपने घर चला जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। बट जब तक नहीं पूरा हुआ है तब तक उसको आना पड़ेगा। यही पुनर्जन्म है। तो जो इस जन्म से पहले मेरी जो बैलेंस शीट है, जिसमें मेरे हर जन्म का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और इस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर जन्म है उसमें जो मेरा डेबिट क्रेडिट है वो चलेगा, वो इस जन्म में मैं वो लेजर लेके आता हूं। वो लेजर जो है वो संचित कर्म है। अब उस लेजर में से ये देखना है कि मुझे कितना सेट ऑफ करना है, कितना इसमें से कम मेरे को समाप्त कर लेना चाहिए। वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है, संचित कर्म का वो हिस्सा जो मुझे इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, वो प्रारब्ध है। ये ऐसा भाव है जिसको आप रेमेडी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए।
ये भुगतना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव ऑलरेडी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द लेजर ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। तो वो है संचित, वो जो लेजर है वो संचित है। जो सिक्स्थ भाव आपको इस जन्म में कराएगा वो है प्रारब्ध, है प्रारब्ध, पार्ट ऑफ संचित कर्म which has to be executed or which has to be worked upon in this lifetime is प्रारब्ध। अब इस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए जब आप करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को यूज और इस जन्म में कार्य करते हैं, जब आप काम कर रहे हैं उसमें वो क्रियमाण हो जाता है, which may be part of this or which may be something additional to this, which is part of this, वो तो आप इसको ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसलिए वो क्रियमाण हो गया। और दूसरा वो जो आप अपनी फ्री विल से सोच के कुछ एडिशनल कर ले रहे हैं, तो वो क्रियमाण हो गया। तो ये भाव है प्रारब्ध का। अब ये समझिएगा, एवरी सिक्स्थ हाउस from any house is the prarabdha of that house। एक बहुत बड़े ज्ञानी दिवंगत एस्ट्रोलॉजर की ये वर्डिंग्स हैं, डोंट ट्राई टू रेमेडी द प्रारब्ध ऑफ एनी हाउस। होगा कुछ नहीं, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इंटरेस्ट लगता जाएगा। विमल जी समझ रहे होंगे इस बात को ज्यादा अच्छे से। कुछ ऐसा ही होता है ना जी। अगर हम इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे रेमेडी से, ऐसा नहीं होता कि आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, मिलेगा रेमेडी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा, नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले लाइफ टाइम में फिर निपटाना पड़ेगा उसको। तो मान लीजिए ये इसका छठा भाव है, इसका प्रारब्ध, तो सेकंड हाउस जो है उसका प्रारब्ध सेवेंथ हाउस है। सर एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब मनुष्य में, इसमें उन लोगों को कितने सेंस तो है नहीं कि पिछले जन्म में जो हमने किया था उसका क्या, पूरे जन्म तो कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, अगर रेमेडी कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों पिछले जन्म के कुछ। तो बता तो रहा हूं मैं आपको, मैंने बता तो दिया, रेमेडी करेंगे तो भी क्या है, रेमेडी से आप करना क्या चाह रहे हैं, उसको शॉर्टकट करना चाह रहे हैं ना, परेशानी से कम करना चाह रहे हैं ना उसकी नेगेटिविटी को। जी मैं वही तो बता रहा हूं कि आप प्रारब्ध को रेमेडी नहीं कर सकते। नहीं, पर हम किसी भी हाउस की कर रहे हैं, हाँ, तो इट मींस वो तो फिर हम किसी भी हाउस की ना करें, क्योंकि वो किसी ना किसी का सिक्स तो है ना। यही समझना है, यही समझना है, पॉइंट बिल्कुल सही है, वो किसी ना किसी का सिक्स तो है। अगर ये सेवंथ है तो ये सेकंड का प्रारब्ध है, तो आपके घर में जो बहू आ रही है या आपको घर में जो आपकी स्पाउस बन के आ रही है वो आपका प्रारब्ध है। हाँ, तो मतलब हम तो फिर किसी भी चीज की रेमेडी करें ही नहीं, भुगतते जाए और अच्छे कर्म करते। समझना पड़ेगा, नहीं, ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी की रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है, आपका इंटेंट क्या है। सबसे पहली बात हमेशा ये याद रखिएगा कि इंटेंट क्या है रेमेडी का, एक चीज। दूसरा क्या है कि जब हम रेमेडी कर रहे हैं, हम रेमेडी किस तरह की कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। क्या होता है, कई बार किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई हॉस्पिटलाइज है या कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो पाता दवा, तो नॉर्मली ये कह दिया कि जी महामृत्युंजय का जप कर लीजिए। इट इज अ वंडरफुल रेमेडी। भाई भगवान शिव कहेंगे कि भाई माफ कर दो तो कौन रोकेगा। हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन सिंस दिस इज द प्रारब्ध एंड रूल सेज दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, बियर इट, वर्क अपॉन इट, ओबे इट, वॉट एवर यू सी। ठीक है, आपको इसको पालन करना है या इसके अनुसार कार्य करना है, जो भी है। रूल ये कहता है प्रारब्ध को आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, अब मान लीजिए किसी की
कोई बीमारी है और उसको ठीक होने में 10 वर्ष लगने हैं और उस दौरान उसे 2-4 चीजें और फेस करनी है। जो रेमेडी है वो क्या करेगी, महामृत्युंजय क्या कहेगा, दैट विल फासन दी एक्टिविटीज, इवेंट्स। मतलब जो आज से 4 साल बाद वाला होगा आपकी पूजा से, वो 1 महीने बाद फिर वो हो जाएगा। वो मे बी दैट मे बी नेगेटिव इवेंट, कुछ और समस्या आ गई, किसी भी तरह की आ गई, चाहे वो आर्थिक आ गई, चाहे बीमारी बढ़ गई, जो 4 महीने बाद या 4 साल बाद बढ़नी थी वो 1 हफ्ते बाद ही बढ़ जाएगी, क्योंकि आप महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको फिनिश करना है। तो प्रारब्ध में जो कुछ भी है वो सब कुछ फिनिश करना पड़ेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, कराई तो पूजा थी, उसकी तो तबीयत खराब हो गई, कराई तो पूजा थी, वो तो पूरा हो गया। भाई महामृत्युंजय किस भावना से कर रहे हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय तो मोक्ष का मंत्र है ना, तो मोक्ष मिल गया, गया, वो मुक्त हो गया। हम सोच रहे हैं कि वो मुक्त होकर ठीक हो गया आना चाहिए था, जबकि मुक्ति का अर्थ क्या है? हाँ जी। बैक टू होम। इसीलिए कोई भी रेमेडी नहीं ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। सिक्स्थ जो अपना सिक्स्थ है, मैं अपना सिक्स्थ सुधारूं, आप अपना सिक्स्थ देखिए। अगर हम अपने अपने सिक्स्थ का ध्यान रख लेंगे, बहुत कुछ संभल जाएगा। पर प्रॉब्लम, या यूं कहिए कि प्रॉब्लम नहीं, विवेक जी मतलब भगवान ने बनाया ही ऐसा है। जी जी बोलिए। मतलब ये है कि जैसे बारिश हो रही है, हम छतरी लेके खड़े हैं उसके अंदर, तो मतलब ये होगा कि रेमेडी का मतलब ये हो गया कि हम छतरी लेके खड़े हैं तो हम बारिश भीगने से बच रहे हैं। हाँ, मतलब थोड़ा बच जाएंगे, रेमेडी थोड़ा इज बच लाइक जाएंगे। दैट। हाँ, पाँव मतलब जूते तो फिर भी भीगने की पूरी हाँ, संभावना है, पाँव गिले, पाँव हाँ तो गीले भीगने के होंगे हैं ही। मतलब। वो हाँ, आप हाँ उस इवेंट को नहीं अवॉइड कर सकते, इवेंट को नहीं अवॉइड सकते, अपने ऊपर हाँ, इफेक्ट को हाँ कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, बट यू कम हैव कर टू सकते हैं। सी दैट इवेंट। इवेंट देखना पड़ेगा, हाँ इवेंट हाँ तो देखना ही पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि मेरा बहुत भयंकर नुकसान हो सकता था, या आपने सुना होगा कि भाई कोई संबंधी आ रहा था, उसका बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी देख के तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर कोई जिंदा बचा होगा, लेकिन सब सेफ। और कई जगह ऐसा भी होता है कि किसी को यूं लगा कि कोई चोट ही नहीं लगी, बट दे सकम्ड टू डेथ। ये जो सब चीजें हैं, इवेंट होगा, इवेंट होगा, उसको आप अपने क्रियमाण से किस तरह एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये बात होती है रेमेडी की। लेकिन अब हम रेमेडी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये प्रारब्ध है, ये भुगतना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको दुस्थान बोला गया है। वरना यही स्थान धन का भी है, तो धन तो बुरा नहीं होता। यही स्थान सेवा का भी है, सेवा तो बुरी नहीं होती। यही स्थान उपचय है, जो समय के साथ आपको मैच्योरिटी देगा और मैच्योरिटी के साथ साथ आपको लाभ देगा। मतलब इनिशियली अगर यहां का बैठा हुआ प्लेनेट या इस हाउस की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि 22 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद ये वही प्लेनेट यहां पे आपको रहने की वजह से गेन देना शुरू कर दे। समझे आप? तो हमें क्या करना है, किस तरह इसको यूज करना है, ये जब हम समझेंगे हर भाव को, हर प्लेनेट को और हर साइन को, तब आराम से समझ में आएगा कि इस प्रारब्ध वाले हमारे भाव को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, हमारे कर्मों का लेखा अब हम जोखा हो चलते गया हैं यहाँ थोड़ी पे सी इसकी मतलब। लेखा जोखा तो आता ही है, लेकिन इस बात आपको कितना बियर करना है, या कितना वर्क अपॉन करना है, या कितना एग्जीक्यूट करना है, विच इज अनअवॉइडेबल। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आपके सर पे पड़ेगी ही पड़ेगी, तो बेटर है कि यू डील विद इट। अवॉइड नहीं कर सकते इनको। तो ये छठा भाव साउथ इंडियन कुंडली में हो गया। अब जब इसकी सिग्निफिकेशन को समझते हैं तो कुछ और क्लैरिटी भी आएगी, पर ये समझिए कि ये प्रारब्ध है,
कुंडली आधी कुंडली हो गई इस भाव के साथ, ये आधी कुंडली हो गई। मातुलान। सर वो हाँ जी बोलिए। सर वो तीसरा जो बताया था वो क्या था, मैंने वो नोट नहीं करा। एक क्रियमाण। संकेत कर्म हो गया थे। संचित, क्रियमाण। प्रारब्ध और क्रियमाण। ठीक है सर, ठीक है। आप लोग नेट पे भी देखेंगे, गूगल में बहुत लिटरेचर मिल जाएगा, समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा, पर मेरे ख्याल में मैंने पर्याप्त समझा दिया आपको। मातुलांतक शंकानाम शत्रुंश्चैव व्रणादिकान सपत्नी मातरम चापि षष्ठ भावान निरीक्षयित। मातुल, मातुल होता है मामा, ये मैटरनल अंकल का स्पेसिफिक भाव है। अब आप समझिए, मैटरनल अंकल का स्पेसिफिक भाव है। अब मान लीजिए ये क्यों मैटरनल अंकल का स्पेसिफिक भाव माना गया है? 1 2 3, थर्ड इज यंगर सिबलिंग, फोर्थ हाउस मदर का है, मदर का यंगर सिबलिंग मामा हुआ। अब यंगर सिबलिंग जरूरी नहीं है कि केवल मेल हो, फीमेल भी हो सकती है, मौसी भी तो हो सकती है। तो आप यहां से मौसी को भी देख सकते हैं इस भाव से। अब मान लीजिए मदर का सिबलिंग है, वो एल्डर है, बड़ा है, तो 3 भाव पीछे चले जाइए, 11वां भाव। तो ये भी माता का, ये भी मामा का घर हो सकता है, लेकिन ये बड़े मामा का होगा जो मदर से बड़ा है, या मौसी जो मदर से बड़ी है, ये मदर से छोटी। बट इन जनरल अगर किसी के मामा से पूछे कि उसके मामा का क्या हालचाल है, तो डोंट, मतलब विदाउट नोइंग कि बड़ा है या छोटा है, आप यहां से देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां वाला मामा बड़ा मामा है, यहां वाली मौसी बड़ी मौसी है, यहां वाला मामा छोटा मामा है, यहां वाली मौसी छोटी मौसी, छोटी मतलब कि मदर से छोटी है। ठीक है, बट otherwise also this is the house for maternal uncle. अंतक, एंड, डेथ। अब ये एंड किस चीज का है? एक एंड तो यही समझिए कि आपकी इंडिविजुअलिटी का एंड है। आधी राशि हो गई ना। अभी जब हम 7वां भाव करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं यहां जो इंडिविजुअलिटी क्या कह रहा हूं। शंका नाम, डाउट्स एंड मिसट्रस्ट। हमें जो किसी भी बारे में जो जीवन में जो शंका होती है, वो शंका 6ठा भाव बताता है। शत्रुम, एनिमीज, ऋण रोग शत्रु मैंने बोला था। चैव, व्रण, व्रण इज इंजरी, अल्सर, ट्यूमर, आदिकान एटसेट्रा। सपत्नी मातरम, स्टेप मदर, मदर 4th हाउस हुआ। जो स्टेप मदर है ये माना जाएगा उससे तीसरा। तो 6ठा भाव सौतेली मां है। मां 4था भाव, सौतेली मां 6ठा भाव। च अपि षट भावान निरीक्षित, नीड टू बी जज्ड फ्रॉम द 6th हाउस और 6th भाव। ये दुस्थान है, उपचय स्थान है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। दुस्थान इसलिए क्योंकि ये मेहनत करवाता है, आदमी के पसीने निकलवा देता है। आदमी के प्रत्यक्ष जो शत्रु होते हैं वो यहां से दिखते हैं, इसलिए ये दुस्थान है। उपचय क्योंकि ये जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये लाभ भी देगा, मैच्योर भी होगा। बचपन में हम जिन लोगों से झगड़ा करते थे अपने दोस्तों से, बड़े होके वो हमारे गहरे दोस्त बन जाते हैं।
आप लोगों का क्या अनुभव है? ऐसा होता है? एक आध तो बनता ही है कि नहीं? जी सर, एक आध हो जाता है। मतलब उसी से बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन वही बहुत बढ़िया दोस्त बन जाता है। ये है उपचय का अर्थ। यानी कि जो कभी किसी स्टेज में आपको स्ट्रगल दे रहा था, वो जब मैच्योर हुआ तो वो आपको सपोर्ट दे रहा है। ये है उपचय। जनरल ऋण, डेट, रोग, सिकनेस, शत्रु, एनिमीज। बॉडी पार्ट, जो शरीर के अंग हैं, अगर उनकी बात करें तो यह स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करता है, पेट और आंत। विशेषतः आंत। तो यहां पे समझने की बात है, शारीरिक रूप से पेट, पेट मतलब जो स्टमक, जहां पे भोजन हमारा जब हम खाते हैं तो जहां जाके एक जगह इकट्ठा हो रहा होता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन, पेट में जाके भोजन इकट्ठा होता है, फिर वहां पे पाचन आरंभ होता है। और इंटेस्टाइन जो होती है, जो आंत होती है, आंत में भी पाचन आगे की तरफ बढ़ता है, और जो आवश्यक होता है शरीर के लिए, जो शरीर के लिए योग्य होता है, जो शरीर के लिए जो शरीर के लिए योग्य होता है, वो आंत सोख लेती है, और जो कचरा होता है वो आगे की तरफ धकेल देती है। कहने का मतलब क्या है? ये वो भाव है जहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या मिल रहा है जीवन में, अपने आसपास से, अपने परिवेश से, दो लोगों से, शत्रुओं से, मित्रों से, परिवार से, समाज से, पशुओं से क्या मिल रहा है। उसको हम अपने जीवन में जो उपयोगी है वो रखेंगे, जो उपयोगी नहीं है उसे डिस्कार्ड करेंगे। ये भाव उस समझ का भाव भी है। जब ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई बात पचती नहीं है, तो जब पचेगी नहीं तो क्या करता है? वो चार लोगों को बताता है, और उससे क्या होता है? वैमनस्य फैलता है, शत्रुता फैलती है, कम से कम संबंधों में खटास आ जाती है कि तो मैं तुझे अपने मन की बात बता रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं, प्राइवेट बातें बता रहा हूं, तो सबको बताता फिरता है। शत्रुता आ गई। लेकिन अगर मैंने उस बात को डाइजेस्ट कर लिया तो शत्रुता नहीं आएगी। तो छठे भाव को मुझे अगर अच्छे से यूटिलाइज करना है तो एक बात है, चुगली बंद कर दो। ये रेमेडी है, और रेमेडी में हम कुछ और नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग व्हाट द सिक्स्थ हाउस डज। हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरा हाजमाट सही है, अगर मैं ऋण समय पर चुका देता हूं, तो मेरा कौन शत्रु बनेगा? कम से कम तो हो जाएंगे। तो मैंने बाहर से कोई रेमेडी नहीं की है, मैं वही कर रहा हूं जो ये भाव कहता है। अब क्योंकि आंत और पेट का सवाल है, तो इसका मतलब ये खाने पीने की बात कर रहा है। तो जो फूड ग्रेन है, ये छठे भाव से देखी जाते हैं। प्लेस ऑफ कीपिंग कुक्ड फूड, भोजन पका के आप कहां रख रहे हैं, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकर कहां रहते हैं? जो कुछ ऐसे होते हैं बड़े धन्ना सेठ, जो एंटीला है अंबानी की, उसमें तो बताते हैं कि पता नहीं, मतलब एक फ्लोर या एक से ज्यादा फ्लोर केवल उनके जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए है। काउ शेड,
place for cows and buffaloes. वो जो घरों में रखी जाती है, किसानों के यहाँ गांव में लोग रखते हैं, जो पशु पालते हैं, तो वो जो पशु जिस जगह रखते हैं वो स्थान, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। बॉडी पार्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर की 80% बीमारियां पेट से जन्म लेती हैं। पेट से जन्म लेने का मतलब क्या है? या तो आप ठीक से भोजन नहीं कर रहे हैं, समय से भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन ठीक से पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, ये शरीर को बीमार करेगा, दूसरी बीमारियों को जन्म देगा। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।